नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम मुकेश है। तो चलिए अब यह कहानी मुकेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले करीब 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। भारत के हर छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे की सड़कें मैंने देखी हैं। कहीं कच्चे रास्ते तो कहीं चौड़ी हाईवे। गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में ड्राइविंग की है। पर जितना कुछ मैंने देखा और सहा है उतना शायद ही कोई आम आदमी कभी देख पाए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कोई ट्रक सफर की बात नहीं है। ये वो सफर था जिसमें मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई आम एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या लूटपाट वाली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी सोच, मेरा मन और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात आज से करीब 7-8 साल पुरानी है। तब मैं करीब 35 साल का था। उस वक्त मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। हमारी कंपनी ज्यादातर माल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक पहुंचाती थी। लंबा सफर होता था, लेकिन हम ट्रक वाले तो इसके आदी हो जाते हैं। उस वक्त मेरे साथ एक खलासी था, गोविंद। उम्र में मुझसे करीब 8 से 10 साल छोटा रहा होगा। बातूनी था लेकिन मेहनती भी, खाने का शौकीन, हर नए ढाबे पर रुकने की जिद करता था। हम दोनों की जोड़ी जम गई थी। कई ट्रिप्स एक साथ किए थे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि गोविंद के बिना सफर अधूरा है। अब जो ट्रिप था वो राजस्थान की तरफ का था। हमें झारखंड के गिरिडीह से राजस्थान के भिलवाड़ा तक माल पहुंचाना था। बीच में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, काफी लंबा रास्ता था। कंपनी ने 6 दिन का समय दिया था, लेकिन अगर 4 दिन में माल पहुंचा देते तो एक्स्ट्रा बोनस मिलता। अब क्या है, हम ट्रक ड्राइवरों की दुनिया अलग होती है। बोनस के लालच में जान की बाजी लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने गोविंद से कहा, देख भाई, अगर टाइम से माल पहुंचा दिया तो इस बार बोनस का पैसा आधा आधा करेंगे। गोविंद तो वैसे ही झक मार के तैयार हो गया। तारीख थी 15 जुलाई। बारिश का मौसम था। रात करीब 11 बजे हम गिरिडीह से चले। लोडिंग हो चुकी थी। ट्रक में सीमेंट के बोरे थे। भारी ट्रक था, लेकिन मैं ऐसा ड्राइवर नहीं कि वजन से डरूं। इंजन भी नया था। हंसी हंसी में स्टार्ट किया। गोविंद ने मेरी सीट के बगल वाली सीट पर एक चादर बिछाई, तकिया लगाया और बोला, भैया जब आप थक जाओ बताना, मैं स्टीयरिंग पकड़ लूंगा। मैं हंस के बोला, अभी बच्चा है तू, अभी तू सिर्फ रेडियो चला। अब रेडियो भी कोई दिल्ली का नहीं चलता। गोविंद के मोबाइल में कुछ लोकगीत थे, झारखंडी और भोजपुरी गाने। उसने वहीं चला दिया। रात का समय था, सड़क खाली थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में वो नमी थी जो मानसून के टाइम रहती है। चारों तरफ अंधेरा, सड़कों पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट, बाकी जगह पेड़ और वीरानी। ट्रक के हेडलाइट्स में जितना दिखता था उतना ही हमारा संसार था। गोविंद ने एक पाउच खोला, उसमें से सुपारी निकाली और मुंह में डालते हुए बोला, भैया इस बार राजस्थान में कोई अच्छा सा किला देखने चलेंगे ना। मैं बोला, हम कोई टूरिस्ट थोड़ी हैं रे गोविंद, चलो पहले माल पहुंचा दें फिर देखेंगे। लेकिन अंदर से मेरे भी मन में यही था कि इस बार थोड़ा घूमने का मन है। पिछले कुछ महीनों से लगातार सफर ही कर रहा था। कोई ट्रक ड्राइवर अगर कहे कि उसे कभी रास्ते से डर नहीं लगा तो समझ लो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर पागल है। हमने प्लान किया था कि पहली रात तो चलते रहेंगे, न रुकना न खाना। हम दोनों ने घर से ही खाना खा लिया था। मैंने ट्रक की केबिन में से झांका, बाहर सिर्फ वीरानी थी। करीब रात के 3 बजे हम झारखंड बिहार बॉर्डर पार कर चुके थे। रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी स्टोव पर चाय बना रहा था। ट्रक रोका, चाय पी, 2 बिस्कुट खाए। गोविंद ने वहां भी उस दुकानदार से ढेर सारी बातें कर डाली। उसने दुकानदार से पूछा, भैया आगे कोई अच्छा ढाबा है क्या? वो बोला, हाँ है, लेकिन एक जगह है जहां रात को ना रुकना। सुनसान इलाका है, जंगल है थोड़ा। लोग बोलते हैं अजीब चीजें होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहीं से कहानी डरावनी होनी शुरू हो गई। नहीं,
उस समय हमने इसे मजाक में लिया। गोविंद बोला, अरे भूत प्रेत सब कहानी है भैया, मैं तो भूत को देख लूं तो 2 थप्पड़ मार दूं। मैंने कहा, अभी तू दूध के दांत वाला है, भूत क्या देखेगा। लेकिन उस वक्त हमें क्या पता था, जो कुछ आगे होगा वो ना सिर्फ हमारी सोच बदल देगा बल्कि हमारी रूह तक कांप जाएगी। सुबह करीब 6 बजे तक हम लोग बक्सर के पास पहुंच चुके थे। अब तक तो नींद भी आने लगी थी, लेकिन बारिश फिर से हल्की हल्की चालू हो चुकी थी। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और गोविंद से कहा, चल थोड़ी देर सो लेते हैं। हमने ट्रक में ही सीट को झुका लिया, चादर ओढ़ ली और बस वहीं 2 घंटे की नींद मार ली। सुबह हुई तो सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी। गोविंद ने पास के नल से पानी लाकर मुंह धोया, एक छोटा सा स्टोव जलाया और ट्रक के बोनट पर चाय बनाई। अब यह सब हमारे लिए नया नहीं था। हम ट्रक वाले तो इसी में मस्त रहते हैं। सड़क ही हमारा घर होता है और आसमान छत। करीब 10 बजे हम वापस रोड पर आ गए। आगे का रास्ता यूपी और फिर एमपी होते हुए राजस्थान में घुसना था। रास्ते भर ढाबे दिखे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन हम ठान चुके थे कि दोपहर में कहीं बढ़िया होटल देखकर खाना खाएंगे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन उस दिन तो सब कुछ सामान्य ही था, बस एक चीज ने थोड़ा सा परेशान किया। जब हम बांधा के आसपास पहुंचे तो अचानक सड़क पर एक पुराना ट्रक पलटा हुआ दिखा। कोई मदद नहीं, कोई आदमी नहीं। ट्रक का रंग सफेद था और नंबर प्लेट मिट चुकी थी। अजीब सी बात थी, लेकिन उस समय हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गोविंद बोला, भैया ये ट्रक बड़ा अजीब लग रहा है, कोई सामान भी नहीं गिरा, ना ही खून के निशान हैं, जैसे किसी ने यहां रख दिया हो। मैं बोला, हाँ अजीब तो है, लेकिन चलो आगे निकलते हैं, बेवजह माथा मत खपाओ। हम आगे बढ़ते गए। उस दिन भी रात हो गई और हमने फिर से तय किया, आज कहीं ढाबा देखकर खाना खाएंगे। मौसम कुछ गड़बड़ था, दूर से बिजली चमक रही थी और यही वो रात थी जहां से मेरी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस दिन जब हम बांधा के आसपास से गुजरे तो एक पलटा हुआ ट्रक देखा था। खाली सड़क, कोई मदद नहीं, कोई ड्राइवर या क्लीनर भी नहीं, बस एक ट्रक सफेद रंग का, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां खड़ा कर दिया हो। उस ट्रक को देखकर गोविंद थोड़ा परेशान हो गया था। बोला, भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, बिना एक्सीडेंट के निशान के ट्रक पलटना, ये कुछ अजीब है। मैंने उसे शांत किया, कुछ नहीं रे, तू ज्यादा सोचता है, चल अब जल्दी किसी ढाबे की तलाश कर, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब शाम के करीब 7 बज चुके थे। अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था। आसमान में बादल घिरे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। हवा में अब वो हलचल थी जो अक्सर भारी बारिश से पहले महसूस होती है। हमारे ट्रक की हेडलाइट सिर्फ सामने का रास्ता दिखा रही थी। दाएं बाएं घना जंगल था, रोड बिल्कुल खाली था, जैसे सारी दुनिया कहीं और चली गई हो। गोविंद बोला, भैया अब तो डर लगने लगा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा और न ही कोई गाड़ी पीछे से आ रही है। मैंने कहा, अरे ये तो आम बात है इस तरफ के रास्तों में, तू नया है अभी, तू आदत डाल ले। करीब 7:30 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां से रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और सुनसान हो गया। मैं जानता था कि यह रास्ता ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, पर शॉर्टकट था और यहीं मोड़ के बाद हमें दूर एक ढाबे की लाइट दिखी। गोविंद खुशी से चिल्लाया, भैया वो देखो, लगता है कोई ढाबा है, चलो वहीं चलते हैं। मैंने भी ध्यान से देखा, एक बड़ी सी चमकती हुई लाइट, झपझपाती ट्यूब लाइटें और एक बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन लाइट की चमक में पढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मैंने ट्रक एक साइड में रोक दिया और हम दोनों नीचे उतरकर उस ढाबे की ओर भागे। अब जो चीज हमने देखी वो पहले तो आम लगी, लेकिन कुछ देर बाद कुछ भी आम नहीं रहा। ढाबा देखने में पुराना था, टीन की छत, लकड़ी की टेबल कुर्सियां, एक किनारे चूल्हा जल रहा था। पास में 2-3 पतीले रखे थे जिनमें से खाने की खुशबू आ रही थी, वो देसी खुशबू, जैसे दाल में देसी घी डाला गया हो। लेकिन अजीब यह था कि ढाबे पर कोई नहीं था, न कोई कुक, न कोई लड़का जो ऑर्डर ले, बस जलता हुआ चूल्हा और वो बर्तन। गोविंद धीरे से बोला, भैया कोई है भी कि नहीं? मैंने आवाज लगाई, अरे ओ भाई, कोई है क्या? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर अंदर से एक बूढ़ी सी आवाज आई, खांसते हुए, और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, कमर झुकी हुई, हाथ में लाल लटेन और आंखों में एक अजीब सी चमक। बोला,
आओ बेटा, अंदर आओ, खाना खा लो, गर्मा गर्म है। अब तक हम भीग चुके थे और भूख भी चरम पर थी। हमने ज्यादा सोचा नहीं, अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। पर पहली अजीब बात यही हुई, जैसे ही हम बैठने लगे, टेबल पर हाथ रखा तो धूल की मोटी परत, इतनी धूल की जैसे महीनों से किसी ने इस्तेमाल ही न किया हो। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, भाई साहब, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते क्या? वो अचानक हमारी तरफ गर्दन घुमा के देखता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घुमा के, मानो इंसान की हद से आगे। उसकी गर्दन 90 डिग्री से भी ज्यादा घूमी। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, बगल में कपड़ा टंगा है, साफ कर लो खुद। अब गोविंद की हालत देखकर लग रहा था कि उसका मन बेचैन हो गया है। वो धीरे से मुझसे बोला, भैया, यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे शांत किया। भूख के मारे तू सोच रहा है ज्यादा, खा लेते हैं फिर निकल पड़ेंगे। थोड़ी ही देर में वही बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ आया। लड़की उम्र में करीब 20 से 22 साल की होगी। लंबे बाल, चेहरा पीला, आंखें बड़ी लेकिन बिना कोई चमक के। उसने हम दोनों की थालियों में खाना परोसा, चुपचाप, बिना एक भी शब्द बोले। पर उसका देखने का तरीका अजीब था। वो हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और हर एक को करीब 4 से 5 सेकंड घूरने के बाद दूसरी थाली में परोस रही थी। मैंने सोचा शायद यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, पर गोविंद अब चुप नहीं रहा। वो फुसफुसाया, भैया, ये लड़की तो बिल्कुल पगली लग रही है, देख कैसी घूर रही है। मैंने कहा, चुप रह, खा चुपचाप। खाना अच्छा था, दाल, आलू की सब्जी और रोटियां। लेकिन खाना खाते वक्त भी मेरी नजर बार बार उस चूल्हे के पास खड़े बूढ़े आदमी पर जा रही थी, जो बिना कुछ बोले हम दोनों को घूर रहा था। हिल भी नहीं रहा था, बस घूर रहा था। खाना खत्म करने के बाद मैं हाथ धोने के लिए ढाबे के पीछे गया। वहां एक छोटा सा नल था। मैं हाथ धोकर लौट ही रहा था कि तभी मुझे अचानक प्यास लगी। मैंने सोचा, पानी की बोतल तो ट्रक में रह गई, चलो यहीं से पानी पी लेता हूं। मैं फिर से नल की ओर गया और वहीं एक खाली बोतल में पानी भरने लगा। अंधेरा था, लेकिन नल के पास हल्की सी लाल रोशनी थी, शायद उसी बूढ़े की लालटेन का असर। जैसे ही मैं बोतल भरने लगा, मेरा ध्यान फिर उसी दरवाजे की तरफ गया जहां से पहले वो लड़की और बूढ़ा निकले थे। अब की बार वो दरवाजा थोड़ा खुला था। मुझे फिर अंदर से भीतर की तरफ से बहुत सारी आवाजें आती सुनाई दी, जैसे कोई भीड़ बात कर रही हो। 20 से 25 लोग, और सबसे अजीब बात, वो सब लाशें फांसी के फंदे से लटकी होने के बावजूद बोल रही थीं, एक दूसरे से बातें कर रही थीं, जैसे कोई पंचायत चल रही हो। उनके चेहरे पर खून नहीं था, पर आंखें खुली हुई थीं और सभी के पैर उल्टे थे। जी हां, उनके पंजे पीछे की तरफ थे, जैसे किसी जानवर के। मैं वहीं पत्थर बन गया। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकली। और तभी मेरे पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तू भी अब यहीं रहेगा? जैसे ही मैं पलटा, वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो लड़की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, कोई पुतलियां नहीं, होंठ कटे हुए जिनसे काले रंग का खून टपक रहा था, और दांत लंबे और नुकीले जैसे किसी जानवर के। वो बोली, अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैं पीछे हटते हटते दरवाजे से टकरा गया। मैं गिरता लेकिन किसी तरह बच गया और फिर पूरा जोर लगाकर वहां से भागा। ट्रक तक पहुंचा और चिल्लाकर गोविंद को जगाया। हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। लेकिन जब हम ट्रक में बैठे और कुछ मीटर आगे बढ़े तो गोविंद अचानक चिल्लाया, भैया पीछे देखो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा और जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। पूरा ढाबा गायब हो चुका था। जहां हम 5 मिनट पहले खाना खा रहे थे वहां अब जंगल था, झाड़ियां थीं और टूटी सड़क। ना कोई टीन, ना टेबल, ना वो चूल्हा, बस अंधेरा और भारी सन्नाटा। अब तुम खुद सोचो, अभी 5 मिनट पहले जहां हम दोनों खाना खा रहे थे, जो ढाबा था, जहां वो बूढ़ा आदमी, वो लड़की, वो सब था, वहां अब कुछ भी नहीं था। ना ढाबा, ना टीन की छत, ना चूल्हा, ना धुआं, बस जंगल और वो घना अंधेरा। मैं ट्रक में बैठा कांप रहा था। गोविंद बार बार पूछ रहा था, भैया क्या देखा आपने, आपको हुआ क्या है? लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मुंह सूखा हुआ था, जैसे गला किसी ने निचोड़ दिया हो। कुछ मिनट चुप रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागा। कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, जो देखा वो हकीकत था या कोई भ्रम। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। तालाब था, लाशें थीं, उल्टे पैर थे, वो लड़की थी,
और उसकी वो डरावनी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। करीब आधा घंटा यूं ही चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गोविंद भी कुछ नहीं बोल रहा था। शायद उसे मेरे चेहरे से सब समझ आ गया था। मैंने ट्रक रोका नहीं। दिल दिमाग से तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। गोविंद बगल में बैठा कांप रहा था। वो आमतौर पर मस्तीखोर, बातूनी था, लेकिन अब वो एकदम चुप था। कुछ देर के बाद उसने धीरे से कहा, भैया अभी हम जिंदा हैं ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा के कहा, हाँ बे, हम मरे नहीं हैं, लेकिन लगता है किसी मुसीबत में फंस गए हैं। करीब 10 से 15 किलोमीटर और हम चुपचाप चलते रहे। कोई रेडियो नहीं, कोई गाना नहीं, बस इंजन की गड़गड़ाहट और ट्रक की हेडलाइट्स। लेकिन अब रास्ता बदलने लगा था। गूगल मैप काम नहीं कर रहा था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, और जो रास्ता हमने शॉर्टकट समझ कर लिया था वो अब धीरे धीरे कच्ची पगडंडी में बदल गया था। सड़क पर कीचड़ था, टायर फिसलने लगे थे। पेड़ इतने पास पास आ गए थे कि ट्रक की छत उन डालियों से टकरा रही थी। मैंने धीरे से कहा, गोविंद लगता है हम कहीं गलत मोड़ से मुड़ गए हैं। गोविंद ने थूक निगला और डरते हुए बोला, भैया ये जंगल बढ़ता जा रहा है और रास्ता खत्म। अब करीब 11:45 रात हो चुकी थी। फिर वो हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हम जैसे ही एक मोड़ से आगे बढ़े, ट्रक के सामने एक और ट्रक खड़ा था। ठीक हमारे जैसी बनावट, वैसी ही बॉडी और वही सफेद रंग जैसा हमने शाम को पलटा हुआ ट्रक देखा था। लेकिन अब यह सीधा खड़ा था, एकदम रास्ते के बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। गोविंद ये वही ट्रक है क्या? गोविंद डर के मारे सीट में सिकुड़ गया। भैया हम तो इसे पहले देख चुके थे ना। मैंने हॉर्न दिया। 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। कोई हलचल नहीं, कोई आदमी नहीं। ट्रक बिल्कुल बंद, अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने उतरने की हिम्मत नहीं की, बस धीरे से गाड़ी को रिवर्स में लिया, पीछे मुड़ने की सोची। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, पीछे भी वही ट्रक खड़ा था, एक ही जैसा, एक ही नंबर प्लेट गायब, एक ही बनावट। अब तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। यह कैसे हो सकता है? मैं खुद से बड़बड़ाया। गोविंद अब रोने जैसा हो गया था। भैया ये सपना है क्या? हम फंस गए हैं, हमको कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे डांटा नहीं। सच कहूं तो मैं खुद डर के मारे जम चुका था। ट्रक से उतरने का सवाल ही नहीं था। हम वहीं ट्रक के अंदर बैठे रहे, इंजन चालू, हेडलाइट ऑन, और तभी एक आवाज, जैसे कोई किसी झाड़ी में सरसराते हुए चल रहा हो। एक नहीं, 2 नहीं, कई लोगों के पैर खिसकने की आवाजें हमारी गाड़ी के चारों तरफ से। लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैंने हेडलाइट को झुकाकर जमीन पर फोकस किया, कुछ नहीं। फिर बाईं ओर खिड़की से देखा, घुप अंधेरा, और फिर ट्रक के ऊपर कुछ गिरा, जैसे कोई भारी चीज लोहे पर गिरी हो। हम दोनों चौंक गए। गोविंद हांफते हुए बोला, भैया कुछ ऊपर चढ़ गया है। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक के अंदर से छत पर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसी समय फ्रंट विंडशील्ड के सामने से एक परछाई गुजरी, काली, लंबी, बिना चेहरा, बिना आवाज। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है। मैंने गोविंद की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी थीं। भैया हम यहां से निकलो, अभी के अब्या। मैंने ट्रक को रिवर्स में लिया, फिर तेजी से एक मोड़ पर घुमा दिया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने फिर से वही ढाबा आ गया। लेकिन अब वो टूटा हुआ था। जली हुई टेबल, बिखरे हुए पतीले और सामने एक बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था। जिस जगह से हम भागना चाह रहे थे, वही जगह बार बार हमारे सामने आ रही थी। मैंने जब ट्रक को मोड़कर दौड़ाया तो मैं बस एक ही बात सोच रहा था, किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना है। लेकिन ट्रक की हेडलाइट जैसे जैसे पेड़ों के बीच रास्ता बनाती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अंदर से घबराहट और भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी घने जाल में फंस चुके हों और वो जाल धीरे धीरे कसता जा रहा हो। गोविंद ने अचानक मेरी बांह पकड़ी और कांपती आवाज में कहा, भैया मेरी सांस घुट रही है, लगता है कोई हमारे बहुत पास है। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस गाड़ी चलाता रहा, बेतरतीब मोड़ों से गुजरता रहा। हर बार वही पेड़, वही झाड़ियों की सरसराहट और बीच बीच में फुट फुट के जैसी आवाजें, जैसे कोई बहुत धीमे पांव रखकर हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। और फिर ट्रक खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने ब्रेक मारा और स्टीयरिंग पर झुकते हुए चिल्लाया, अबे ये क्या हो गया? बैटरी फेल? गोविंद भी घबरा गया। भैया जल्दी स्टार्ट करो, यहां एक पल भी मत रुको। मैंने इग्निशन घुमाया,
एक बार, दो बार, तीन बार ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बिजली की तरह एक डर मेरे रीढ़ में दौड़ गया। फिर मैंने दूर से देखा, एक लाल टिमटिमाती रोशनी, जैसे कोई लालटेन या आग जल रही हो। और वही जगह थी जहां पहले ढाबा था, लेकिन अब वो ढाबा नहीं था। वो एक पुरानी जली हुई कोठरी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ, लकड़ी टूटी हुई, खिड़कियों से कुछ हलचल सी। गोविंद अब गाड़ी की सीट के अंदर सिकुड़ गया था। भैया, हम मरने वाले हैं क्या? मैंने एक पल सोचा बाहर जाऊं या नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्रक के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं थे। ट्रक का एसी बंद हो चुका था, हवा बंद, और ट्रक के शीशे के बाहर कोहरा छा गया था, इतना घना कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसमें खो जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, गोविंद, तू यहीं बैठ, मैं देख के आता हूं। हो सकता है किसी गांव का इलाका पास में हो, कोई मदद मिल जाए। गोविंद मेरी बांह पकड़ के बोला, नहीं भैया, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने सोचा शायद साथ होना बेहतर रहेगा, कम से कम कोई बात करने वाला तो होगा। हम दोनों ट्रक से उतरे और कोहरे के बीच उस लाल रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, वो जगह साफ दिखने लगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो लाल रोशनी एक चूल्हे जैसी चीज से आ रही थी, जिसमें कोई चीज सुलग रही थी। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर लाल चादर, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें एकदम सफेद। वो बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। उसके चारों तरफ मिट्टी में कई चूना पुते घेरे बने हुए थे, जैसे कोई टोटका हो। गोविंद फुसफुसाया, भैया, ये वही औरत है जो ढाबे में थी, मुझे उसका चेहरा याद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ढाबे पर तो सिर्फ 2 लोग ही थे, लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, शांत रह, चिल्लाना मत। लेकिन जैसे ही हमने कदम आगे बढ़ाया, वो औरत एकदम सन्नाटे में रुक गई। उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया, लेकिन बिना शरीर हिलाए, सिर्फ गर्दन घूमी, धीरे धीरे, बिल्कुल गोल। हम दोनों वहीं जम गए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और फिर उसने बोला, तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज, वो आवाज इंसानी नहीं थी। वो जैसे किसी सूखे हुए पेड़ की टहनियों से गुजरती हवा हो, खुरखुराहट सी रेंगती हुई। गोविंद ने मेरी शर्ट की बांह खींची और बोला, भैया भागो, ये इंसान नहीं है। मैंने हाथ पकड़ा और हम दोनों उसी रास्ते से पीछे दौड़ने लगे। लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था। अब वो पगडंडी सीधी नहीं थी, उसमें मोड़ आ चुके थे, और वो मोड़ हमें उसी कोठरी के सामने फिर से ले आए। गोविंद रोने लगा, भैया, हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ये जगह हमें छोड़ नहीं रही। और फिर पीछे से वो आवाज फिर आई, तुम जा नहीं सकते, अब देर हो चुकी है। मैंने मुड़कर देखा और पहली बार उस औरत को खड़े हुए देखा। वो अब झुकी हुई नहीं थी, उसकी कमर सीधी थी, उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी, और उसका चेहरा वो इंसानी चेहरा नहीं था। गाल पिचके हुए, मुंह इतना बड़ा कि जैसे किसी जानवर का जबड़ा हो गया हो, और उसकी गर्दन पर इंसानी खाल के टांके लगे हुए थे, जैसे उसे कहीं से सिल कर जोड़ा गया हो। अब हम रुक नहीं सकते थे। मैंने गोविंद को घसीटा और कहा, जो भी हो वापस ट्रक तक चल। हम फिर उसी कोहरे को चीरते हुए दौड़ने लगे। जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, ट्रक की लाइट अपने आप जल गई। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हमें बुलाने के लिए खोल रखा हो। हम फुर्ती से अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और सीट पर बैठते ही ट्रक स्टार्ट हो गया, खुद ब खुद। मैंने गियर में डाला और तेज रफ्तार में उसी रास्ते से निकल गया। पीछे देखना अब मुनासिब नहीं था। अब हम ट्रक में थे। गोविंद बुरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल पीला। मेरे भी हाथों में कंपी थी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। वो रास्ता जो पहले बार बार हमें उसी ढाबे के पास लाकर छोड़ रहा था, अब थोड़ा बदला बदला लग रहा था। शायद हम वहां से बाहर निकल रहे थे। करीब 20 मिनट तक लगातार ट्रक दौड़ाने के बाद पेड़ों की घनी कतारें कम होने लगीं। फिर थोड़ी दूर एक मोड़ आया और उस मोड़ से ठीक पहले सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वो अकेला था। उम्र होगी कोई 45 से 50 के बीच। धोती पहने, ऊपर एक सफेद कुर्ता, कंधे पर अंगोछा और सिर पर टोपी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक साफ मुस्कान थी, जो इस पूरे सफर में हमने पहली बार देखी थी। गोविंद चौंक के बोला, भैया, कोई इंसान, कोई असली इंसान लगता है। मैंने सोचा, चलो भगवान ने सुन ली, शायद ये आदमी हमें बाहर निकलने का रास्ता बता सके।
मैंने ट्रक थोड़ी आगे रोका और उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। मैंने पूछा, भाई साहब, ये कौन सा इलाका है? हम रास्ता भटक गए हैं। वो आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारी गाड़ी वहीं से आई है ना, ढाबे वाली तरफ से? मेरे पांव वहीं जम गए। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। वो हल्का हंसते हुए बोला, मैं सब देखता हूं बेटा, सब। ये इलाका सीधा नहीं है। ये जगह कभी कभी लोगों को पकड़ लेती है और फिर छोड़ती नहीं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, भाई साहब, हम तो बस रास्ता पूछ रहे हैं। क्या यहां से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता है? वो बोला, है, लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा वापस जाना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, ना रास्ते को ना आवाज को। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे, जवाब मत देना, और अगर रास्ता सीधा लगे तो भी उस पर आंख बंद करके मत चल देना। मैं हक्का बक्का था। मैंने पूछा, आप हैं कौन? वो एकदम शांत स्वर में बोला, मुझे लोग रघुवीर काका कहते हैं। मैं यहीं आसपास का रहने वाला था, बहुत साल पहले। अब बस उन्हें रास्ता दिखाता हूं जो खो गए हैं। अब था और हूं के बीच का फर्क मैं तब नहीं समझ पाया। उसने जेब से एक कागज निकाला। एक पुराने नक्शे की तरह कुछ रेखाएं बनी थी। उसने एक जगह पर उंगली रखते हुए कहा, यह रहा जंगल का आखिरी मोड़। यहां से दाएं मुड़ोगे तो कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन वही तुम्हें पुराने हाईवे तक पहुंचा देगा। मैंने गोविंद को आवाज दी, जल्दी आ, रास्ता मिल गया है। गोविंद भागकर आया। वो आदमी उसे देखकर बोला, बच्चा डरा हुआ है। ये जगह लोगों के मन से खेलती है। समझ लो, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये उन आत्माओं का ठिकाना है जो अधूरी रह गई थी। मैंने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब, पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम निकलते हैं, बस रास्ता सही हो। रघुवीर काका मुस्कुराए, बस एक वादा करो, आगे जाकर किसी को बताओगे मत, वरना ये जगह फिर तुम्हें याद करेगी। मैंने हामी भरी, नहीं बताएंगे किसी को। हम दोनों वापस ट्रक में चढ़े। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी छाया की तरह। हमने गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी जो उसने बताई थी। कुछ ही मिनटों बाद पेड़ थोड़े थोड़े करके कम होने लगे। मिट्टी का रास्ता अब थोड़ा पक्का हो रहा था। फिर एक पुराना बोर्ड दिखा, राज्य सीमा समाप्त, यानी हम शायद उस जंगल से बाहर निकल रहे थे। गोविंद ने लंबी सांस ली। भैया, लगता है अब हम बच गए हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन एक बात अब तक खटक रही थी। रघुवीर काका की परछाई, उस आदमी की परछाई कहीं नहीं थी। अब तक मैं ये मान चुका था कि इस ट्रिप ने मेरे जैसे पुराने ड्राइवर को भी हिलाकर रख दिया था। जिस जंगल में हम कई घंटे भटकते रहे, जिसकी हर दिशा अजीब सी लगती थी, जहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे, अब उससे निकलकर जैसे ही हम हाईवे पर आए तो पहली बार मुझे हल्के हल्के जीने का एहसास हुआ। सड़क चौड़ी थी, तारकोल की महक आ रही थी। दोनों ओर बिजली के खंभे थे। दूर कहीं ट्रक की लाइट्स दिख रही थी। गोविंद ने ट्रक की खिड़की खोलकर बाहर लंबी सांस ली। भैया, ये हवा असली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बे, अब थोड़ा जीते हैं। लेकिन डर की हल्की परत अभी भी हमारे जहन से गई नहीं थी। करीब 1 किलोमीटर चलते ही दाईं ओर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। लकड़ी की बनी एक बल्ब जल रहा था। सामने एक बेंच और पास में 2-3 लोग बैठे थे। मैंने ट्रक साइड में रोका। चलो, एक एक चाय हो जाए, शायद दिमाग भी ठिकाने आ जाए। हम दोनों नीचे उतरे और चाय वाले के पास गए। वो एक पतला दुबला बुजुर्ग था, सर पर गमछा और आंखों में गहराई। हमने चाय का ऑर्डर दिया और पास की बेंच पर बैठ गए। मैंने पूछ ही लिया, भैया, ये इलाका कौन सा है? उसने जवाब दिया, सरिसा घाट वाला इलाका है। मेरे हाथ से चाय की प्याली थोड़ा हिल गई। सरिसा मतलब वही सरिस का जंगल के पास वाला? वो धीरे से मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? अब मैं चौंका। आपको कैसे पता हम वहां से आए हैं? वो बोला, यहां जो भी गाड़ी उस तरफ से आती है वो कुछ बदले हुए लोग होते हैं। चेहरे पर डर, आंखों में सवाल और जुबान पर खामोशी। तुम पहले नहीं हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोविंद ने चाय छोड़ दी और मुझसे फुसफुसाया, भैया, लगता है ये सब कुछ जानता है। मैंने चाय वाले से पूछा, आपको कुछ पता है उस जगह के बारे में? वो ढाबा, वो औरत, वो लालटेन? वो चुप हो गया। फिर जेब से एक पुराना फोटो निकाला। एक ढाबे की तस्वीर, ठीक वैसा ही ढाबा जैसा हमने देखा था। ये फोटो वहां का है, उसने कहा। फोटो देखकर मैं कांप गया।
गोविंद भी उस फोटो को देखते ही बोला, भैया ये वही जगह है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। फोटो में ढाबा था लेकिन कोई इंसान नहीं था, ना वो लड़की, ना बूढ़ा, ना कोई और ग्राहक। बस टेबल, कुर्सियां, चूल्हा और पीछे एक बोर्ड। मैंने उससे पूछा, यहां लोग कहाँ हैं? आपने तो कहा था ये लिया था वहां से। वो बोला, इस ढाबे पर कोई इंसान कभी दिखाई नहीं देता बेटा। ये जगह जिंदा है लेकिन लोग मर चुके हैं। जो भी वहां गया या तो कभी वापस नहीं आया या फिर ऐसा लौट कर आया कि जिंदगी भर खुद को समझ नहीं पाया। फिर उसने मेरी तरफ झुककर एक धीमी आवाज में कहा, तुम बचे हो लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। तुम पर अब भी उस जगह का असर है। गोविंद ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? वो बोला, आज रात किसी मंदिर के पास रुक जाना, भोर होते ही वहां से निकल जाना, और अगर रात को नींद में कुछ आवाजें सुनाई दें तो जवाब मत देना। अब तक हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मैंने जेब से पैसे निकाले। उसने हाथ ऊपर कर दिए। नहीं बेटा, पैसे मत दो, मैं बस एक काम ना करता हूं, फिर से उस रास्ते पर मत लौटना। हम दोनों चुपचाप ट्रक में लौट आए, लेकिन जैसे ही हम चढ़ने लगे गोविंद ने मेरी कमीज खींचकर कहा, भैया वो देखो पीछे। मैंने पलट कर देखा। फोटो वही था, वो ढाबे वाला, पर अब उसमें 3 लोग खड़े थे, एक बूढ़ा, एक लड़की और एक अधेड़ आदमी। और सबसे अजीब बात, तीसरा चेहरा मेरा था। उस फोटो को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। 3 लोग उस फोटो में खड़े थे, एक बूढ़ा, एक लड़की और तीसरा मैं खुद। लेकिन मैंने तो कभी वो फोटो नहीं खिंचवाई थी। गोविंद भी बुरी तरह घबरा गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसका खुद पर से भरोसा उठ रहा हो। मैंने धीरे से कहा, अब यहां से जल्दी निकलना चाहिए, ये जगह हमें और खींच रही है। हम ट्रक में चढ़े और हाईवे पकड़कर निकल पड़े। चाय वाले ने कहा था, आज रात किसी मंदिर के पास रुक जाना। और सच कहूं तो उस वक्त हमें भी किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी इंसानियत महसूस हो। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटे से गांव की सीमा पर एक मंदिर दिखा। पुराना शिव मंदिर, सफेद रंग की इमारत, ऊपर एक नीला झंडा फहराता हुआ। पास में एक कुआं था, कुछ छायादार पेड़ और मंदिर के सामने एक खुला चबूतरा। हमने ट्रक वहीं साइड में खड़ा किया। मंदिर के अंदर एक पुजारी दिखाई दिया, बिल्कुल साधारण, बूढ़े लेकिन शांत चेहरे वाले। वो वहां अकेले थे और शायद हमारी हालत देखकर समझ गए थे कि हम किस द्वार से गुजर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आज रात बस यहीं बैठने देंगे, कुछ देर चैन चाहिए। वो बोले, जरूर बेटा, शिव के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। बस एक बात, मंदिर में सोना मत, बाहर चबूतरे पर बैठ सकते हो। हमने धन्यवाद कहा और ट्रक से एक चादर और पानी की बोतल लेकर वहीं मंदिर के पास बैठे। रात हो चुकी थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन वो भीतरी बेचैनी अब भी जस की तस थी। करीब रात के 1 बजे हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी आंखें भारी होने लगी थीं। गोविंद पास में बैठा था, आंखें बंद थीं, लेकिन शायद सोया नहीं था। मैंने भी सिर दीवार से टिकाया और पता नहीं कब नींद लग गई। पर जो हुआ वो नींद नहीं थी, वो सपना नहीं था, वो जागती हुई खामोशी थी। एक दृश्य जो मैं महसूस कर रहा था, देख नहीं रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसी ढाबे के पास खड़ा हूं। चारों तरफ घना कोहरा है, चूल्हा जल रहा है और लड़की सामने खड़ी है, मगर अब उसकी आंखें लाल हैं, चमकदार, और चेहरा पिघला हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही, बस हाथ से इशारा कर रही है, जैसे बुला रही हो। मैं मना करता हूं, पीछे हटता हूं, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे रहते हैं। फिर अचानक पीछे से कोई मेरी गर्दन पर हाथ रखता है, सर्द बर्फ जैसे हाथ, और कान में आवाज आती है, कहाँ था ना, वापस मत आना। मैं चिल्लाकर उठ गया। पास देखा, गोविंद भी कांप रहा था, शायद उसे भी कुछ देखा था। मैंने हांफते हुए पूछा, क्या हुआ गोविंद? वो बोला, भैया, सपने में हम मंदिर के अंदर थे और मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब ये केवल डर नहीं था, ये जगह हमें नींद में भी घसीट रही थी। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, घंटी की और किसी के बोलने की, लेकिन पंडित जी तो सो रहे थे। हम दोनों घबरा कर उठे और मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर जो दिखा वो हिला देने वाला था। मूर्ति के सामने एक लाल चुनरी बिछी थी और उस पर वही पुरानी फोटो रखी थी, वही फोटो जिसमें हम 3 लोग दिखते थे, लेकिन अब उसमें गोविंद की आंखें बंद थीं।
मैंने फोटो उठानी चाहिए, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया फोटो अपने आप जलने लगी। हम दोनों डर के मारे भागकर बाहर आए और जैसे ही बाहर निकले सुबह की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। सुबह की रोशनी फैली, लेकिन हमारी आंखों में अब भी अंधेरा भरा था। जो रात मंदिर के बाहर बीती उसने हमें एक बार फिर ये एहसास दिला दिया कि हम भले ही जंगल से निकल आए हों, पर वो जंगल अब हमारे अंदर घुस चुका है। मैंने गोविंद को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था। वो चुप था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। हमने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पकड़ लिया। करीब 1 घंटे तक हम चुपचाप चलते रहे। ना कोई गाना, ना कोई बात, बस ट्रक की आवाज और स्टीयरिंग का झुकाव। मैंने चुप्पी तोड़ी। गोविंद, तुझे उस रात क्या दिखा था? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता था, बहुत पहले से। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने गहरी सांस ली और कहा, भैया जिस रास्ते से हम लौटे थे वो रास्ता मैंने पहले भी देखा था, 2 साल पहले। मैं चौंका। क्या मतलब? 2 साल पहले मैं एक और ड्राइवर के साथ काम करता था। उसका नाम था शेखर भैया। हम भी उसी रूट पर गए थे और हमने भी एक रात वहीं ढाबे पर खाना खाया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने खाया। मैंने ट्रक धीमा किया और उसकी आंखों में देखा। फिर क्या हुआ? गोविंद की आवाज कांपने लगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो शेखर भैया गायब थे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, ट्रक के पीछे, ढाबे के आसपास, जंगल में भी, पर कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा वो कभी थे ही नहीं। यहां तक कि ट्रक भी कुछ किलोमीटर बाद अचानक बंद हो गया और बाद में उसे कबाड़ में डालना पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तूने ये सब पहले से देखा था और मुझे बताया नहीं? वो फूट पड़ा। मुझे लगा शायद इस बार कुछ नहीं होगा, और सच बताऊं भैया, मुझे लगता है शेखर भैया अब भी वहां हैं। मैंने गुस्से में कहा, और तूने ये सब छुपाया? जब तूने वही ट्रक देखा, वही ढाबा, तब क्यों नहीं बोला? वो सिर झुकाकर बोला, मैं डर गया था भैया कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे भी बुला लेंगे, हमेशा के लिए। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ पटका। तूने मेरी जान भी दांव पर लगा दी थी गोविंद। वो चुप रहा, लेकिन तभी रास्ते के एक किनारे वही सफेद ट्रक फिर से दिखा। वही बनावट, वही टूटी नंबर प्लेट, वही साइलेंस। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। गोविंद बोला, भैया अब मैं भाग नहीं रहा, अब मुझे जाकर देखना है, शायद शेखर भैया वहीं हों। मैंने उसकी बांह पकड़ ली। तू पागल हो गया है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक किस्म का सच्चा दुख और अपराध बोध था। अगर मैं आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी ये डर मेरे साथ रहेगा। मैं कुछ नहीं बोला। गोविंद ट्रक से उतर गया। मैं उसे रोक सकता था, पर शायद उसका सामना जरूरी था। वो धीरे धीरे उस सफेद ट्रक की तरफ बढ़ा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, एक पांव बाहर निकाला, लेकिन वहीं रुक गया। गोविंद ट्रक के पास पहुंचा, दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने जोर से चीख मारी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो ट्रक के दरवाजे के सामने घुटनों पर गिरा था। मैंने अंदर झांका। सीट पर एक मरा हुआ आदमी बैठा था, जिसकी देह गल चुकी थी, लेकिन जेब में रखा पहचान पत्र साफ था। नाम शेखर यादव। गोविंद घुटनों के बल गिरा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी जिसकी लाश उस ट्रक की सीट पर बैठी थी, वो शेखर यादव था, गोविंद का पुराना ड्राइवर। मैंने पहली बार गोविंद को ऐसा टूटा हुआ देखा। वो ट्रक की सीट पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, अब और नहीं, चल, इस बार किसी को बताना पड़ेगा, पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। गोविंद ने सिर हिलाया, जैसे अब वो खुद भी इस डरावनी सच्चाई से भागना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक की सीट से अपना मोबाइल उठाया और पास के थाने में कॉल मिलाया। थानेदार ने पहले तो बात को हल्के में लिया, अरे जंगल में लाश मिली है, कोई एक्सीडेंट रहा होगा। लेकिन जब मैंने ट्रक नंबर, पहचान पत्र और ढाबे की बात की तो कुछ सेकंड के लिए लाइन साइलेंट हो गई। फिर धीमी आवाज आई, तुम वहीं रुको, हम टीम भेज रहे हैं, कृपया ज्यादा लोगों को इकट्ठा मत होने देना। करीब 45 मिनट बाद एक जीप आई। 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर थे। नाम जयप्रकाश सिंह। उम्र करीब 50 साल, आंखों में अनुभव की परछाई। उन्होंने आते ही ट्रक का मुआयना किया। लाश की हालत देखकर वो खुद भी सहम गए। जेब से एक रजिस्टर नुमा डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाने लगे। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आपका नाम? मुकेश यादव, ट्रक ड्राइवर, साथ में खलासी गोविंद।
उन्होंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये शेखर यादव हैं? मैंने गोविंद की तरफ इशारा किया। ये इन्हीं के साथ पहले काम करता था। इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आपको एक बात बताऊं, इस ट्रक को हमने 2 साल पहले मिसिंग में दर्ज किया था। शेखर यादव की गुमशुदगी भी रजिस्टर में है, लेकिन उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। और आज आप दोनों के जरिए ये केस वापस खुला है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या आपको ढाबे के बारे में कुछ पता है? उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, देखिए मुकेश जी, वो इलाका जिसे आप सरिस्का फॉरेस्ट कह रहे हैं, उसके अंदरूनी हिस्सों में कई पुराने केस जुड़े हैं। गुमशुदगियां, ट्रक का गायब होना, कुछ पगला गए लोग, कुछ बेहोश मिले और कुछ आज तक नहीं मिले। मैंने चौंक कर कहा, तो आप लोग जानते थे? जानते थे, पर सबूत नहीं था। हर बार जब हम गए, वो रास्ता जैसे खुद को छुपा लेता था। कभी ढाबा मिला ही नहीं, कभी फोटो में कुछ नहीं आया, कभी लोगों ने कहा हम झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दिखाई, ठीक वही ढाबा, लेकिन पूरी तरह खंडहर, जली हुई लकड़ियां, टूटी टेबलें। लेकिन किसी जमाने में वहां कुछ था, यह अब पक्के तौर पर दिख रहा था। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? जयप्रकाश बोले, हम लाश को मेडिकल टीम के जरिए भेजवाएंगे। पोस्टमार्टम में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शव पुराना है, पर जो आपने देखा, जो आपने बताया, वो अब हमारे लिए सबूत है। हम एक बार फिर उस इलाके की जांच शुरू करेंगे। गोविंद अब शांत हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर अब एक हल्की शांति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की जलती आग पर पानी डाल दिया हो। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, मुकेश जी, ये बात बाहर मत फैलाइए। ऐसी चीजें लोगों के मन से खेलती हैं और कई बार वही चीजें लौट कर आती हैं जो हमने कभी छू भी नहीं थी। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। हम दोनों फिर ट्रक में बैठे और धीरे धीरे चलने लगे। गोविंद चुप था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुझे लगता है अब तू आजाद है? वो बोला, नहीं भैया, अभी नहीं, पर अब कम से कम मुझे पता है कि मैं किस चीज से लड़ रहा हूं। शेखर की लाश पुलिस के हवाले करने के बाद हमारे ट्रक का रुख वापस मोड़ना तय हो गया था। कंपनी का कॉल आया था, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो माल कोई और ले जाएगा, तुम लोग वापस लौट आओ। मैंने हामी भर दी। अब इस सफर का वजन माल से ज्यादा मन पर था। गोविंद चुपचाप बैठा था, कभी बाहर देखता, कभी आंखें बंद करता। अब वो वही गोविंद नहीं रहा था जो ढाबे पर रुकने के लिए जिद करता था या हर बात में मजाक खोज लेता था। अब वो अंदर से खामोश हो गया था, जैसे कुछ खत्म हो चुका हो। हमने ट्रक एक पुरानी लाइन पर डाला और रास्ता पकड़ लिया झारखंड की तरफ। दिन में चलना आसान लग रहा था। सूरज सर पर था, आसमान साफ, सड़कें व्यस्त, हर जगह लोग थे, गाड़ियां थीं, जिंदगी दौड़ रही थी। लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, क्या हम वाकई उस जगह से बाहर आ चुके हैं या अब भी किसी भ्रम में फंसे हुए हैं? शाम होते होते हमने एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं खुद ढाबा बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका बोर्ड, उसके लोग, उसकी रोशनी, हर चीज को जांचने की कोशिश कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी ऑर्डर लेने आया, चेहरा सामान्य, आवाज सामान्य, लेकिन फिर भी मन में एक अनकही बेचैनी बनी हुई थी। खाने के बाद हम ट्रक में लौटे और चलने लगे। अब अंधेरा हो रहा था। गोविंद थककर सो गया। मैंने रेडियो धीमे पर लगा दिया और ट्रक सड़क पर सरकने लगा। करीब रात के 1:30 पर मुझे भी नींद सी आने लगी। मैंने एक ढाबा देखकर ट्रक किनारे लगाया और सोने का फैसला किया। सीट की रिक्लाइनिंग की, सीट बेल्ट ढीली की और आंखें बंद कर ली। और वहीं से शुरू हुआ वो सपना। मैं एक पुराने कुएं के पास खड़ा था। चारों ओर कोहरा था। गोविंद सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी, तुम वापस आओगे, तुम अधूरे हो, वो ढाबा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने चीख कर कहा, तुम कौन हो? आवाज बोली, तुम खुद, तुम्हारा डर ही तुम्हें दोबारा लाएगा। तुम भले लौट गए हो, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा यहीं रह गया है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंसे हुए थे। गोविंद की आंखें खुली। अब वो मेरी ओर देख रहा था और फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वो वही बूढ़ा आदमी बन गया जो ढाबे में था। फिर वो लड़की बनी, फिर वही अधेड़ आदमी और फिर मैं खुद। मैंने देखा
सामने मैं ही खड़ा हूं, लेकिन चेहरा वैसा नहीं है। वो चेहरा सड़ी हुई लाश जैसा। और फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं जोर से चिल्लाकर उठ बैठा। सीट से पसीने पसीने हो गया था। गोविंद भी मेरी चीख सुनकर उठ गया। भैया, क्या हुआ? मैंने लंबी सांस ली और सिर्फ एक शब्द बोला, वो वापस बुला रहे हैं। गोविंद चुप हो गया। हम दोनों उस रात फिर नहीं सोए। उस रात के बाद जब मैंने वो सपना देखा, जब खुद को ही अपने सामने खड़ा पाया, मैं जान गया था कि यह सफर बस रास्ते का नहीं, यह अब अंदर की लड़ाई बन चुका है। सुबह के करीब 5 बजे हम फिर ट्रक लेकर आगे बढ़े। सड़कें वीरान थीं, आसमान में हल्की हल्की रोशनी उभरने लगी थी। मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन गोविंद की हालत देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखें सूज गई थीं, पलकें आधी बंद, चेहरा पीला और आवाज धीमी। मैंने पूछा, तू ठीक है गोविंद? उसने सिर हिलाया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। मैंने फिर जोर देकर पूछा, क्या हुआ? बोल, कछुए जैसा क्यों बना है? उसने धीमे से कहा, भैया, कल रात मैंने भी सपना देखा, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ एक आवाज जो कह रही थी, वो आया था, अब तेरी बारी है। मैंने ट्रक रोका। सामने एक मंदिर था, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा नहीं, बस एक मिट्टी की मूर्ति और ऊपर पीले रंग का झंडा। मैंने कहा, चल अंदर चलें कुछ देर। हम दोनों उतरे और मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वहां एक बाबा बैठे थे, दुबले पतले, झुके हुए, लेकिन आंखों में बहुत गहराई थी। उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर गोविंद की ओर इशारा करके बोले, इस पर परछाई है। मैं चौंक पड़ा। आपको कैसे पता? वो बोले, जो चीजें जगह छोड़ती नहीं, वो इंसानों में उतर आती हैं। ये जो जंगल था ना बेटा, ये सिर्फ पेड़ों का नहीं था, ये उन आत्माओं का था जिन्हें कभी कोई मोक्ष नहीं मिला। मैंने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? बाबा बोले, अब इसे लौटकर एक बार उस जगह जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। कुछ अधूरी चीजें हैं जो इसे छोड़ेंगी नहीं। मैंने झुंझलाकर कहा, हम मरते मरते बचे हैं, अब क्या वापस जाएं? बाबा ने कहा, या तो जाओ या फिर अपने आप लौट जाओगे, सपनों में, सांसों में, तय तुमको करना है। मैंने गोविंद की ओर देखा। वो अब बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे उसकी आंखों में कोई और बैठा हो। हम चुपचाप ट्रक में लौट आए। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड पर अचानक धुंध छा गई, लेकिन उस धुंध में धीरे धीरे कुछ निशान उभरने लगे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने ट्रक के बाहर से अपनी अंगुलियां चलाई हों, ऊपर से नीचे, खरोंच की तरह। मैंने वाइपर चलाया, निशान वहीं रहे। मैंने ब्रेक मारा, उतरा, सामने गया, पर वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने ट्रक की बाईं ओर खिड़की पर देखा, वहां किसी ने उंगली से लिखा था, अब देर हो चुकी है। मैं भागकर ट्रक में लौटा, गोविंद की ओर देखा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। मैंने उसे झिंझोड़ा, कौन आएगा? बोल, क्या देख रहा है तू? वो चुप। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मुझे ये मंदिर के बाहर पड़ा मिला था, बाबा के जाते ही। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, हम दोनों की, लेकिन उस दिन की जिस दिन हम पहली बार उस ढाबे पर रुके थे। पीछे लिखा था, कहानी अभी बाकी है। जिस लिफाफे में हमारी तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, कहानी अभी बाकी है, उसने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। अब और भागना मुमकिन नहीं था। मैंने गोविंद से साफ कहा, अब जो होगा साथ होगा, या तो हम दोनों बचे रहेंगे या इस बार सब खत्म कर देंगे। गोविंद ने एक लंबी सांस ली और धीमे से सिर हिलाया। अब वो डर में नहीं था, बल्कि अब उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो तैयार हो गया हो। हमने ट्रक को एक बार फिर उसी रास्ते पर मोड़ दिया, सरिस्का के घने जंगलों की ओर। हम जानते थे वो रास्ता अब भी वैसा ही होगा, शांत, पेड़ों से ढंका और हर मोड़ पर छुपी हुई नजरें। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। गूगल मैप इस बार भी बेकार निकला, नेटवर्क गायब, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा का तापमान गिरता गया। घड़ी में दोपहर के 1:30 थे, लेकिन जंगल के अंदर जैसे कोई अलग समय चल रहा था। हम दोनों ने ट्रक वहीं साइड में रोका जहां पिछली बार ढाबा था। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक वीरान समतल जमीन और दूर से आती एक हल्की सी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो या जैसे कोई समय बीत चुका हो और अब लौट आया हो। गोविंद चुपचाप ट्रक से उतरा, मैं भी साथ चला, और जैसे ही हम दोनों उस जमीन पर कदम रखे,
हवा की रफ्तार बढ़ गई, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ों की डालियां चरमराने लगी। फिर जैसे कोई दृश्य धीमे धीमे उभरता है, वहीं पर फिर से ढाबा दिखने लगा। पहले सिर्फ उसकी रेखाएं, फिर दीवारें, फिर छत और आखिर में वही बोर्ड, शिव शक्ति ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। मैंने गोविंद की ओर देखा। उसकी आंखें एक तक उस ढाबे को घूर रही थीं। फिर वो धीमे से बोला, भैया हम फिर वहीं आ गए हैं, लेकिन इस बार मैं डरूंगा नहीं। हम दोनों एक एक कदम आगे बढ़े। ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही टेबल, वही पतीले और फिर वही लड़की चुपचाप खड़ी, पर अब उसकी आंखों में दर्द था, न कि डर। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उसने पहली बार मुंह खोला, मैं कोई नहीं, मैं वो सब हूं जो पीछे छूट गया है, जो अधूरा है, जिसे लोग भूल गए, पर हम उन्हें नहीं भूले। फिर उसके पीछे से वो बूढ़ा आदमी आया, जिसकी गर्दन पिछली बार असामान्य थी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। वो बोला, शेखर यहां था। उसने कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, इसीलिए वो यहीं रह गया। मैंने पूछा, और हम? हमने तो कुछ नहीं किया। वो बोला, पर तुम भाग गए। हर कोई भागता है, पर जो लौटे हैं उन्हें एक मौका मिलता है। फिर उन्होंने गोविंद की तरफ देखा। तुम तैयार हो? गोविंद ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, गोविंद क्या कर रहा है तू? वो बोला, भैया मुझे यहां रहना है, यही मेरी मुक्ति है। शेखर भैया अब अकेले नहीं रहेंगे। मैं आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए, पर लड़की ने हाथ उठाया। अगर तुमने इसे रोका तो तुम भी रुक जाओगे। मैं वहीं रुक गया। मेरे पैर भारी हो चुके थे। गोविंद धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने ढाबे के अंदर की चौखट पार की, ढाबा गायब हो गया। सब कुछ फिर से खाली, सिर्फ मैं था और मेरे पीछे ट्रक, और मेरी जेब में वो फोटो जिसमें अब गोविंद नहीं था। जब मैं अकेले उस ढाबे के सामने खड़ा था और मेरी आंखों के सामने गोविंद धीरे धीरे हवा में घुल गया, तो मुझे लगा शायद मैं भी वहीं रुक जाऊंगा, लेकिन नहीं, ट्रक वहीं था और ट्रक को चलाने वाला अब सिर्फ मैं बचा था। मैंने हिम्मत जुटाई, सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने आवाज की जैसे थक चुका हो, जैसे वो भी इस पूरी कहानी का हिस्सा बन चुका हो। अब की बार रास्ता साफ था, ना कोई मोड़, ना कोई झांसा। पेड़ पीछे छूटते गए, सड़कें सीधी हो गईं। लग रहा था जैसे जंगल ने अब मुझे जाने दिया हो, लेकिन जो अंदर था वो अब वहां से निकलकर मेरे साथ चल पड़ा था। करीब 18 घंटे की ड्राइव के बाद मैं गिरिडीह वापस पहुंचा, जहां से हम चले थे। वहीं का ट्रक अड्डा, वहीं ऑफिस, वहीं लोग, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। सभी ने पूछा, अरे गोविंद कहाँ है? मैंने बहुत हल्की आवाज में कहा, वो अब नहीं है। किसी ने ज्यादा नहीं पूछा। शायद मेरी आंखों में जो दिख रहा था वो सवालों से बड़ा था। कई दिनों तक मैं घर नहीं गया, बस ट्रक की सीट पर बैठा रहा। नींद में बार बार कुछ दिखता, वही ढाबा, वो लड़की, वो लालटेन और गोविंद जो दूर से मुस्कुराता पर कभी पास नहीं आता। एक दिन मैंने अपने बैग की सफाई की। नीचे एक पुराना लिफाफा मिला जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। उसमें एक चिट्ठी थी, गोविंद की लिखी हुई। भैया अगर मैं कभी वापस ना आ सकूं तो किसी को मत बताना, क्योंकि जो जानता है वो दोबारा खींचता है। पर मैं जानता हूं आप एक दिन यह कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो बचे हुए लोगों को बताए कि हर ढाबा, हर रास्ता सिर्फ रोटी और मंजिल से नहीं जुड़ा होता। कुछ रास्ते अधूरी आत्माओं से भी जुड़े होते हैं। आपका गोविंद। मैंने बहुत देर तक वो चिट्ठी हाथ में लिए रखी। आज इतने साल बाद जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तो बस इसलिए नहीं कि आप डरें, बल्कि इसलिए कि जब आप अगली बार किसी सुनसान ढाबे पर रुकें तो खाने से पहले एक बार आंखें जरूर मिलाएं। अगर कोई बिना पलक झपकाए आपको देख रहा हो, अगर खाना परोसते हुए कोई मुस्कुराए नहीं, अगर किसी बूढ़े की गर्दन जरूरत से ज्यादा मुड़े, तो समझ जाना कभी कभी जो जगहें हम छोड़ आते हैं वो हमें छोड़ती नहीं। मैं मुकेश यादव अब भी ट्रक चलाता हूं, पर हर ढाबे पर अब नहीं रुकता और रात को पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। धर्मेंद्र राजभर आजमगढ़ से, हरजी कुमार भाई इंडिया से, विशाल संधू भाई कोट खुर्द से, अकरम खान भाई मेहर फलोदी से,
श्याम करण भाई उत्तर प्रदेश से, शौविल घोष भाई देब्रूगढ़ से, लेली पटेल भाई लस्कना से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, मोनिश भाई बरेली फरीदाबाद से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, कमकी भाई अरुणाचल प्रदेश से, राजा अहसन छिब आजाद भाई जम्मू से, सेंगरे मारक भाई मेघालय से, भूपेन भाई असम से, मजीद भाई मालदीव से, न्यारिक भाई ईटानगर से, मोहम्मद रिजवान भाई तेलंगाना हैदराबाद से, त्रिनाथ भाई इंडिया से, आशीष भाई ओडिशा से, कुलदीप कुमार भाई शाहिद भगत सिंह नगर से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, पंकज कुमार भाई जलगांव महाराष्ट्र से, गुड्डू भाई सहरसा बिहार से, एल पाजो भाई कर्नाटक से, समिता दुबई से, जिसान भाई नेपाल काठमांडू से, राज सागर भाई गदरपुर से, अभिलाष भाई इंडिया से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, अब्दुल रहीम भाई असम से, इरफान और मुन्ना भाई सऊदी से, जितेंद्र सिंह राठौर भाई बाड़मेर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, सूरज भाई मधेपुरा बिहार से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, गोविंद कुमार भाई पंजाब से, कशिश देशमुख छत्रपति संभाजी नगर से, सुनीता महादिक लालबाग बुरहानपुर से, मदाब भाई अरुणाचल प्रदेश से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, भावेश रोहित रावत भाई राजस्थान अजमेर पुष्कर से, अकेश बाबू छत्तीसगढ़ रायपुर से, अफजल भाई सऊदी अरब से, राधे और बानो भाई महाराष्ट्र से, मोनिका असम तंगला से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, विनोद गुरंग भाई दुबई से, अब्बास ड्राइवर भाई मुंबई से, राजू राजथाने भाई इंडिया से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, करीम भाई नोएडा से, सुमब बोहरा भाई नेपाल से, राणुगिरी दुबई से, ओम प्रकाश राणा भाई छत्तीसगढ़ से, चिंगटेन भाई नागालैंड से, महेंद्र लोहार भाई अहमदाबाद से, राशिद खान भाई फैजाबाद से, योगेश प्रकाश भाई मुंबई से, ममता प्याकुरेल नेपाल से, उमा विश्वास भाई हरमुटी से, लोचा राम भाई पुणे से, रेखा यादव उदयपुर राजस्थान से, मोदी भाई रावलपिंडी से, विक्रम बोरो भाई असम से, आमिर खान भाई लखनऊ से, जावेद खान भाई झारखंड से, सन्नी कुमार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, दीपक भाई सहरसा से, संजू सिंह भाई हिमाचल प्रदेश रामपुर से, इरफान उर्फ मुन्ना भाई सऊदी अरब से, मुकेश भाई राउरकेला से, भाई मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, गुरजीत संधू भाई फिरोजबाद पंजाब से, दिलीप बिस्वास भाई चंदबारी से, ददुल भाई असम से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, मानसी हिंगोली महाराष्ट्र से, मनोज भाई नेपाल झापा से, अदीबा खातून भाई जयपुर से, भूपेन भाई असम से, गोपीनाथ महंत भाई ओडिशा से, दानिश भाई औरंगाबाद बिहार से, कासिम भाई सऊदी से, योटन भाई तवांग से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, शर्मा पंडित सुधीर शुक्ला भाई सूरत से, यश पंडित भाई सूरत से, वसीम अहमद भाई महाराष्ट्र नागपुर से, जैकी नर्जरी भाई कोकराझार हार से, कृष्णा भाई आगरा जसवंत नगर से, मोहम्मद सफीक भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, सालिता चौहान मऊ उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद रिजवान भाई तेलंगाना हैदराबाद से, मंसूर भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई ओडिशा से, सुरेश भाई साउथ से, किशन भाई मुजफ्फरपुर से, राहुल कुमार भाई गाजीपुर से, मोहम्मद सफीक भाई इंडिया से, कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, कुतुबुद्दीन भाई इंडिया से, संजू सिंह भाई हिमाचल प्रदेश रामपुर से, राजा अहसन चिब आजाद भाई जम्मू से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।